वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मेडिकल एंड नर्सिज्म। मेरा नाम है कीर्ति। सो गाइज आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन जो कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग और साथ ही साथ कुछ क्वेश्चन यहाँ पर फंडामेंटल नर्सिंग से हैं। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन ज़रूर पसंद आएंगे। साथ ही साथ जो भी क्वेश्चन है यहाँ पर प्रीवियसली CHO एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चन है, तो जिनका भी राजस्थान CHO, MP CHO और MP व्यापम स्टाफ नर्स के लिए और NCL स्टाफ नर्स के लिए एग्ज़ाम होने वाला है, उन सभी में क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो वीडियो में एंड तक जरूर बने रहें। साथ ही साथ जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकॉन बटन को प्रेस कर लें ताकि जब भी वीडियोस पब्लिश हो आपको नोटिफिकेशन मिले और आप लोग वीडियोस को देख सकें। स्पेशली वो वीडियो आप मिस ना करें जो जॉब से रिलेटेड होते हैं। तो यहाँ पे हम बात करेंगे कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस की। तो लास्ट वीडियो मैंने एक क्वेश्चन आपके लिए दिया था, नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ के 2 पार्ट्स पढ़े हैं हमने, उसमें एक क्वेश्चन आपको दिया था, उसका आंसर आज हम यहाँ पे देखेंगे और ऑलमोस्ट सभी लोगों ने इसका आंसर है जो सही बताया है। क्वेश्चन था कॉमनेस्ट कॉज ऑफ इंट्रासेरिब्रल ब्लीडिंग इज, इंट्रासेरिब्रल ब्लीडिंग का जो मोस्ट कॉमन कॉज है वो क्या है। तो जो मोस्ट कॉमन कॉज होता है इंट्रासेरिब्रल ब्लीडिंग का वो क्या होता है, हाइपरटेंशन। ऑलमोस्ट सभी लोगों ने इसका आंसर है जो सही दिया है। आज के क्वेश्चन हम यहाँ पे देखेंगे। आज टोटल 30 क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे और एक क्वेश्चन आपके लिए रहेगा, तो उसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना। क्वेश्चन है यहाँ पर द डिक्रीज्ड लेवल ऑफ हीमोग्लोबिन लीड्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीज। क्योंकि CHO में इसी तरीके के क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि इस तरीके के क्वेश्चन है जो CHO एग्जाम्स में नहीं आते। आप चाहें तो प्रीवियस पेपर्स भी चेक कर सकते हैं एक बार। इसी तरीके के क्वेश्चन अभी तक आए हैं CHO के पेपर में। जो घुमा फिरा के दिए जाने वाले क्वेश्चंस आते हैं वो जनरली जो सेंट्रल लेवल के एग्जाम्स होते हैं उनमें आते हैं, बट CHO में इसी तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। तो क्वेश्चन है यहाँ पर हीमोग्लोबिन का लेवल कम हो जाए तो कौन सी डिसीज हो सकती है। ऑप्शन है हेमरेज, मायोपिया, हाइपरेमिया और एनीमिया। तो यदि हमारी बॉडी में हीमोग्लोबिन का लेवल कम हो जाता है, जो कंडीशन कॉज होगी वो क्या होगी, एनीमिया। Next is which of the following supplements are highly recommended for a pregnant woman? किसी प्रेग्नेंट वुमेन में कौन से सप्लीमेंट्स हैं जो बहुत ज़्यादा रिकमेंड किए जाएंगे कि आपको ये ज़्यादा लेने हैं। ऑप्शन है विटामिन B12, सोडियम एंड पोटेशियम सॉल्ट, विटामिन D एंड मिल्क, आयरन एंड फॉलिक एसिड। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, तो यहाँ पर जो इसका सही आंसर होगा वो होगा D, आयरन एंड फॉलिक एसिड। जो हाईली रिकमेंडेड किए जाते हैं प्रेग्नेंट वुमेन को सप्लीमेंट्स वो होते हैं आयरन और फॉलिक एसिड। फॉलिक एसिड स्टार्टिंग में दिया जाता है ताकि NTD से प्रिवेंट किया जा सके फीटस को, और आयरन और फॉलिक एसिड फिर कंटिन्यू करके रखे जाते हैं ताकि जो प्रेग्नेंट वुमेन है उसको एनीमिया की कंडीशन से, फिजियोलॉजिकल एनीमिया से प्रिवेंट किया जा सके। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या होगा, D, आयरन एंड फॉलिक एसिड। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग शुड नॉट बी डन इन प्रेग्नेंट वुमेन विथ HIV। यदि कोई लेडीज HIV पॉजिटिव है, कोई प्रेग्नेंट लेडी HIV पॉजिटिव है, तो क्या है जो उसके साथ जो प्रोसीजर है हमें नहीं करने हैं। ऑप्शन है अल्ट्रासोनोग्राफी, सिजेरियन सेक्शन, ब्लड एनालिसिस और D, नॉर्मल डिलीवरी। तो जो भी प्रेग्नेंट वुमेन होती हैं जो स्पेशली HIV पॉजिटिव हों, तो वहाँ पर उनके लिए नॉर्मल डिलीवरी हमें प्रेफर नहीं करनी है, क्योंकि नॉर्मल डिलीवरी का जो इंट्रापार्टम पीरियड होगा उससे क्या हो सकता है, बेबीज़ में HIV ट्रांसमिट होने के चांसेस बढ़ सकते हैं उस टाइम पर। तो इसीलिए ऐसे केस में हमें क्या करना है, HIV पॉजिटिव मदर हो यदि तो सिजेरियन सेक्शन के थ्रू ही उसकी डिलीवरी करवानी है। तो हमें क्या अवॉइड करना होगा इस ऑप्शन के हिसाब से यहाँ पर, तो वो होगा नॉर्मल डिलीवरी। नेक्स्ट इज ट्यूबेक्टोमी इज द सर्जिकल रिमूवल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पर वर्ड ट्यूबेक्टोमी है, सर्जिकल रिमूवल है किसका, वास डिफरेंट, यूस्टेचियन ट्यूब, फैलोपियन ट्यूब और D, ओवरीज। तो ट्यूबेक्टोमी है क्या है, परमानेंट स्टरलाइजेशन मेथड है। जो आपने कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स पढ़ी हैं उसी में परमानेंट स्टरलाइजेशन मेथड है। फैमिली प्लानिंग के लिए ट्यूबेक्टोमी जो फीमेल्स में परफॉर्म की जाती है, और इसमें क्या होता है, सर्जिकल रिमूवल ऑफ फैलोपियन ट्यूब। और यहाँ पर जो एक क्वेश्चन और आपको एग्जाम में आता है, ट्यूबेक्टोमी तो फीमेल्स के लिए हो गया, फैलोपियन ट्यूब रिमूव किया जाएगा।
दूसरा टर्म आता है वैसेक्टोमी, जो कि मेल स्टरलाइजेशन के लिए, मेल में परमानेंट फैमिली प्लानिंग के लिए स्टरलाइजेशन मेथड अपनाई जाती है, वो क्या है, वैसेक्टोमी। नेक्स्ट इज द सर्जिकल रिमूवल ऑफ वास डिफरेंट इज नोन एज विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसीजर। सर्जिकल रिमूवल ऑफ वास डिफरेंट, तो जैसे फेलोपियन ट्यूब को रिमूव, जो सर्जिकल तरीके से रिमूव करना क्या कहलाता है, ट्यूबेक्टोमी। वैसे ही वास डिफरेंट है जो किस में पाया जाता है, मेल्स में। तो वास डिफरेंट को रिमूव करना बाय सर्जिकल प्रोसीजर, तो ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है वैसेक्टोमी। और ये मेल में परमानेंट फैमिली प्लानिंग के लिए स्टरलाइजेशन मेथड है। यहाँ पर जो टर्म है हिस्टेरेक्टोमी, इसका मतलब होता है सर्जिकल रिमूवल ऑफ यूट्रस, यूट्रस को रिमूव किया जाना। तो यहाँ पर हिस्टेरेक्टोमी भी आपको एग्जाम में आ सकता है, बट ट्यूबेक्टोमी और वैसेक्टोमी ये दोनों क्या है, परमानेंट फैमिली प्लानिंग के लिए स्टरलाइजेशन मेथड है। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंडिकेटर ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ आशा। क्या बेस्ट इंडिकेटर माने जाएंगे कि जो आशा वर्कर है उन्होंने सही काम किया है या नहीं। ऑप्शन है इंक्रीज द टोटल फर्टिलिटी रेट, डिक्रीज इन मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट, इंक्रीज द मॉर्बिडिटी रेट, डिक्रीज इन प्रेवलेंस ऑफ डिसीज। आशा वर्कर्स का जो काम होता है वो किस बेस पर, उनकी परफॉर्मेंस है जो किस पर है, जो इंडिकेट करेगी कि इन्होंने सही काम किया है, अपने लेवल पे सही काम किया है या नहीं। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन के हम देखेंगे तो सही आंसर क्या होगा, तो राइट आंसर होगा बी, डिक्रीज इन मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट। क्योंकि जो आशा वर्कर्स हैं क्या करती हैं, पूरा रजिस्टर करती हैं कंसेप्शन से लेकर डिलीवरी तक, और जो डिलीवरी के लिए जो भी इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज के बारे में समझाएंगी, जिसके कारण क्या हो सकता है, मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट को कम किया जा सकता है, मैटरनल डेथ को रोका जा सकता है। इसीलिए जो इंडिकेटर होगा परफॉर्मेंस के लिए आशा वर्कर्स के लिए, वो क्या होगा, डिक्रीज इन मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट। नेक्स्ट इज व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आशा विथ रेफरेंस टू द नेशनल रूरल हेल्थ मिशन 2005। 2005 के हिसाब से NRHM 2005 के हिसाब से आशा का फुल फॉर्म क्या है। तो आशा का फुल फॉर्म होता है एक्रीडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट। तो ये भी आपको एग्जाम में आ सकता है, कई बार एग्जाम्स में आया हुआ है आशा का फुल फॉर्म, तो क्या है, एक्रीडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट। नेक्स्ट इज ड्यूरिंग प्रेगनेंसी द फीटल कार्डियक एक्टिविटी कैन बी बेस्ट असेस्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड। प्रेगनेंसी के टाइम पर जो फीटल की कार्डियक एक्टिविटी है हम उसको किस मेथड के थ्रू अच्छे से असेस कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। ऑस्कल्टेशन, अल्ट्रासोनोग्राफी, CT स्कैन और MRI। तो MRI और CT स्कैन है क्या रहती हैं, कॉन्ट्राइंडिकेट रहती हैं जनरली प्रेगनेंसी में। और ऑस्कल्टेशन के थ्रू कार्डियक मॉनिटरिंग को हम उतने सही तरीके से है जो असेस नहीं कर सकते हैं एज कम्पेयर टू अल्ट्रासोनोग्राफी के। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा, बी, अल्ट्रासोनोग्राफी, USG। नेक्स्ट इज व्हाट इज द बेस्ट एक्सरसाइज द नर्स शुड एजुकेट अ पेशेंट विथ सिस्टोसील। किसी पेशेंट के लिए सिस्टोसील की कंडीशन है तो उसको बेस्ट एक्सरसाइज क्या बताई जाएगी। एब्डोमेन एक्सरसाइज, कीगल्स एक्सरसाइज, लेग एक्सरसाइज और डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज। तो जो बेस्ट एक्सरसाइज होगी सिस्टोसील की कंडीशन वाले पेशेंट के लिए होगी कीगल्स एक्सरसाइज, ताकि जो मसल्स हो आपकी पेल्विक फ्लोर मसल्स हो क्या हो, मजबूत हो, स्ट्रॉन्ग हो। सिस्टोसील क्या है, वल्ज ऑफ ब्लैडर इनटू द वेजाइना। फीमेल्स में जनरली कंडीशन होती है, फीमेल्स की प्रॉब्लम है। तो सिस्टोसील क्या है, जो वेजाइना है, जो ब्लैडर है कहाँ पर वल्ज हो जाएगा, वेजाइना में। तो इसके लिए क्या किया जाता है, जो एक्सरसाइज आपको बताई जाएगी वो होगी कीगल्स एक्सरसाइज, ताकि जो भी आपकी पेल्विक फ्लोर मसल्स हैं उनको स्ट्रॉन्ग बनाया जा सके। नेक्स्ट इज व्हाट इज द नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट इन अ न्यूबॉर्न। न्यूबॉर्न बेबीज की नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट क्या होगी। ऑप्शन है 30 to 40 पर मिनट, 20 to 25 पर मिनट, 15 to 25 पर मिनट और 10 to 20 पर मिनट। तो जो न्यूबॉर्न बेबीज की रेस्पिरेटरी रेट होगी नॉर्मल, वो होगी 30 to 40 पर मिनट बेस्ड ऑन ऑप्शन। यहाँ पर इस तरीके से भी आपको आ सकता है 30 से 60 तक भी यदि है तब भी ये नॉर्मल न्यूबॉर्न बेबी की रेस्पिरेटरी रेट मानी जाएगी। 1 से 6 महीने के लिए 30 से 50, 6 to 12 मंथ एज के लिए 24 to 46। तो यहाँ पर आपके लिए न्यूबॉर्न बेबी से लेके जो एडल्ट्स हैं उनकी जो नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट, हार्ट रेट
कह सकते हैं यहाँ पे पल्स रेट। सभी चीज़ों को याद रखना है आपको, एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। रेस्पिरेटरी रेट के अलावा आपसे पल्स रेट भी पूछी जा सकती है, तो आप उनको भी याद रखिए, न्यूबॉर्न से लेके एडल्ट तक। नेक्स्ट इज एन इन्फेंट कैन होल्ड द हेड इरेक्ट फॉर प्रोलॉन्ग पीरियड एट विच ऑफ द फॉलोइंग मंथ। तो एक इन्फेंट है, वो अपना हेड कितने टाइम तक प्रोलॉन्ग, कितने महीने की एज में अपने हेड को अच्छे तरीके से बैलेंस बना सकता है, इरेक्ट कर सकता है। ऑप्शन है 2 मंथ, 3 मंथ, 1 मंथ और 1.5 मंथ। तो इन्फेंट है जो अपने हेड को जनरली 4 मंथ की एज में इरेक्ट कर सकता है प्रॉपरली, बट वो स्टार्ट कब से कर देता है, 3 मंथ से। तो यहाँ पर ऑप्शन के हिसाब से सही आंसर क्या होगा, बी, 3 मंथ। नेक्स्ट इज इन इन्फेंट द मोरो रिफ्लेक्स परसिस्ट टिल हाउ मेनी मंथ। तो आपने अलग अलग तरीके के रिफ्लेक्स पढ़े हैं पीडियाट्रिक में, तो मोरो रिफ्लेक्स है कब तक प्रेजेंट रहता है इन्फेंट्स में। ऑप्शन है 6 मंथ, 5 मंथ, 3 मंथ और 9 मंथ। तो मोरो रिफ्लेक्स प्रेजेंट रहता है इन्फेंट्स में जनरली 3 मंथ्स की एज तक। नेक्स्ट इज हु वाज द फर्स्ट वुमेन टू हैव अ ग्रेट इन्फ्लुएंस ऑन नर्सिंग इन इंडिया। ऐसी कौन सी महिला थी जिन्होंने नर्सिंग के लिए इंडिया में बढ़ावा दिया। ऑप्शन है मदर टेरेसा, इंदिरा गांधी, फ्लोरेंस नाइटिंगेल और डी नन ऑफ दी अबव। तो जब भी क्वेश्चन नर्सिंग से रिलेट करता हुआ हो और फ्लोरेंस नाइटिंगेल ऑप्शन हो, तो आपको उसके लिए मार्क कर सकते हैं आप। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा, सी, फ्लोरेंस नाइटिंगेल। और क्वेश्चन फ्लोरेंस नाइटिंगेल के जन्म स्थान को लेकर भी आता है, तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल का जन्म कहाँ पर हुआ था, इटली में। नेक्स्ट इज which of the following category of nurses provides services on the reproductive child health program। तो रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम है, उसमें किस कैटेगरी की नर्सेस हैं जो अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कराती हैं। इंडस्ट्रियल नर्सेस, टीचिंग नर्सेस, कम्युनिटी हेल्थ नर्स या फिर ऑक्यूपेशनल हेल्थ नर्स। तो यहाँ पर रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम्स की बात की जा रही है, आरसीएच प्रोग्राम की बात की जा रही है। तो उसमें जो नर्सेस हैं जो अपनी जो कैटेगरी, किस कैटेगरी की नर्सेस अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कराती हैं, तो वो है कम्युनिटी हेल्थ नर्सेज। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंटीडोट फॉर पैरासीटामॉल पॉइजनिंग। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आपको बताना है कि पैरासीटामॉल पॉइजनिंग के लिए जो एंटीडोट क्या है। यदि ओवरडोज हो जाता है पैरासीटामॉल का, या फिर इनकेस आप लोग खा लेते हैं, कोई भी मरीज ज़्यादा पैरासीटामॉल ले लेगा, तो क्या है जो उसके एडवर्स इफेक्ट को कम करने के लिए मेडिसिन दी जाएगी या फिर एंटीडोट दिया जाएगा। ऑप्शन है एन एसिटाइल सिस्टीन, एन एसिटाइल ग्लूटावेट, एन एसिटाइल सल्फेट और एन मिथाइल सिस्टीन। तो जो एंटीडोट है पैरासीटामॉल पॉइजनिंग के लिए वो है एन एसिटाइल सिस्टीन। नेक्स्ट इज द फर्स्ट स्टेट लेवल नर्सिंग काउंसिल वाज एस्टेब्लिश्ड इन। तो जो फर्स्ट तो यहाँ पर क्वेश्चन है द फर्स्ट स्टेट लेवल नर्सिंग काउंसिल वाज एस्टेब्लिश्ड इन। जो पहला स्टेट नर्सिंग काउंसिल था स्टेट लेवल पर, वो कहाँ पर बनाया गया था, तो ये बनाया गया था तमिलनाडु में। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा, बी, तमिलनाडु। नेक्स्ट इज असेप्सिस इज अ मेथड यूज्ड इन हॉस्पिटल फॉर। तो असेप्सिस मेथड है जो हॉस्पिटल में यूज होती है, किसके लिए यूज की जाती है। ट्रीटमेंट ऑफ अल्सर, इन्फेक्शन कंट्रोल एंड स्टरलाइजेशन, डिस्पोजेबल ऑफ वेस्ट एंड ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। तो असेप्सिस मेथड हॉस्पिटल में यूज होती है इन्फेक्शन को कंट्रोल करने के लिए और स्टरलाइजेशन के लिए। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा, बी। नेक्स्ट इज द हॉस्पिटल वेस्ट आर डिस्पोज्ड बाय मेथड कॉल्ड। तो हॉस्पिटल का वेस्ट है जो डिस्पोज किया जाता है एक मेथड के थ्रू, मेथड कौन सी है। ऑप्शन है इंसिनरेशन, ऑटोक्लेविंग, सिंपल बर्निंग और डी नन ऑफ दी अबव। तो ऑटोक्लेविंग है जो स्टरलाइजेशन मेथड है, ना कि डिस्पोजेबल मेथड मानी जाएगी हॉस्पिटल वेस्ट को डिस्पोज करने के लिए। तो यहाँ पर हॉस्पिटल वेस्ट को डिस्पोज करने के लिए जो मेथड है वो क्या होगी, वो होगी इंसिनरेशन। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ द मेडिकल केस हिस्ट्री। किसी पेशेंट की मेडिकल केस हिस्ट्री के लिए कौन सा कंपोनेंट है जो जरूरी नहीं होगा। ऑप्शन है हैबिट्स ऑफ पेशेंट, हॉबीज ऑफ पेशेंट, पास्ट हिस्ट्री और ड्रग हिस्ट्री। तो मेडिकल केस के लिए आपको पेशेंट्स की हैबिट्स पता होनी चाहिए
कि वो कुछ ऐसे स्मोकिंग तो नहीं करता, अल्कोहलिज्म तो नहीं है, पास्ट हिस्ट्री पता होना चाहिए कि उसको कुछ प्रीवियस प्रॉब्लम्स तो नहीं हुई, और ड्रग हिस्ट्री की वो प्रेजेंट में कौन सी मेडिसिन ले रहा है या कोई उसको और प्रॉब्लम्स तो नहीं है। बट हॉबीज़ का पता करना मेडिकल केस फाइंडिंग में नहीं आएगा, तो यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा? बी, हॉबीज ऑफ द पेशेंट। नेक्स्ट इज, इन द हॉस्पिटल ब्लड स्पिल्स आर क्लीन्ड बाय यूजिंग विच ऑफ द फॉलोइंग सोल्यूशन। हॉस्पिटल में यदि कहीं पर ब्लड डिस्प्लेस हो जाता है, फैल जाता है, तो कौन सा सोल्यूशन यूज़ किया जाएगा उसको क्लीन करने के लिए? पोटेशियम नाइट्रेट, सोडियम हाइपोक्लोराइड, डिटॉल और सोडियम क्लोराइड। तो यहाँ पर इसका आंसर है जो क्या होगा? तो यदि ब्लड डिस्प्लेस हुआ है तो हो सकता है वो HIV वाले का भी हो सकता है किसी और अदर इन्फेक्टेड पर्सन का ब्लड हो। तो आपको यदि पता नहीं है तो उसको क्लीन करने के लिए जो बेस्ट सोल्यूशन यूज़ होगा वो क्या होगा? सोडियम हाइपोक्लोराइड। नेक्स्ट इज द फ्यूमिगेशन ऑफ सर्जिकल वार्ड्स इज यूजुअली डन बाय यूजिंग। तो फ्यूमिगेशन किया जाता है सर्जिकल वार्ड्स में, तो ये किसके थ्रू किया जाता है? ऑप्शन है डिटॉल, सोडियम हाइपोक्लोराइड, इथिलीन गैस और फॉर्मेल्डिहाइड। तो फ्यूमिगेशन के लिए जो गैस यूज़ होती है हॉस्पिटल्स में वो क्या है? वो है फॉर्मेल्डिहाइड। और यहाँ पर सर्जिकल वार्ड्स के अलावा आपको क्वेश्चन में OT के लिए भी पूछा जा सकता है कि OT में फ्यूमिगेशन किसके थ्रू होता है, तो तब भी फॉर्मेल्डिहाइड को आप मार्क कर सकते हैं। नेक्स्ट इज द प्रोसेस विच डीएक्टिवेट्स द माइक्रोब्स बट डज नॉट किल देम इन नोन एज। ऐसी प्रोसेस जिसमें माइक्रोब्स की जो ग्रोथ है उसको स्टॉप कर सकते हैं हम, बट उनके स्पोर्स को या फिर उनको हम मार नहीं सकते, वो प्रोसेस क्या कहलाएगी? स्टरलाइजेशन, सैनिटाइजेशन, डिसइंफेक्शन और ऑटोक्लेविंग। तो ऐसी प्रोसेस जिसमें हम माइक्रोब्स को क्या कर सकते हैं? डीएक्टिवेट कर सकते हैं, उनके जो काम करने का तरीका है उसको स्टॉप कर सकते हैं, उनकी ग्रोथ को स्टॉप कर सकते हैं, बट उनको मार नहीं सकते। तो ये प्रोसेस क्या कहलाएगी? ये कहलाएगी डिसइंफेक्शन। नेक्स्ट इज, विच ऑफ द फॉलोइंग गैस एक्ट एज एन इफेक्टिव डिसइंफेक्टेंट। इनमें से कौन सी गैस है जो एक इफेक्टिव डिसइंफेक्टेंट का काम करेगी? हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन और सल्फर। तो जो डिसइंफेक्टेंट का काम करती है जो गैस वो क्या है? वो है क्लोरीन। नेक्स्ट इज, विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज यूज्ड इन स्टरलाइजेशन ऑफ मेडिकल इक्विपमेंट्स। मेडिकल इक्विपमेंट्स को स्टरलाइज करने के लिए कौन सी गैस है जो यूज़ की जाती है? ऑप्शन है मिथिलीन ऑक्साइड गैस, मीथेन गैस, इथेन गैस या फिर इथिलीन ऑक्साइड गैस। तो मेडिकल इक्विपमेंट्स होते हैं तो उनको स्टरलाइज करने के लिए गैस यूज़ होती है वो है इथिलीन ऑक्साइड गैस। नेक्स्ट इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एपिडेमिक डिसीज। इनमें से एपिडेमिक डिसीज कौन सी है? एपिडेमिक का मतलब कि एक एरिया में फैले जो डिसीज। ऑप्शन है ग्वाइटर, कोलेरा, अस्थमा या फिर COPD। यदि यहाँ पर एपिडेमिक की जगह एंडेमिक होता हो तो आप ऑप्शन में ग्वाइटर कर सकते थे, बट यहाँ पर एपिडेमिक पूछा है तो क्या होगा? आंसर होगा कोलेरा। नेक्स्ट इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन पेंडेमिक डिसीज। इनमें से महामारी कौन सी है? पेंडेमिक डिसीज कौन सी है? कोलेरा, स्वाइन फ्लू, कोविड-19, बोथ बी एंड सी। तो पेंडेमिक डिसीज मानी जाएगी इनमें से वो होगी स्वाइन फ्लू एंड कोविड-19। तो यहाँ पर इसका सही आंसर क्या होगा? D, B एंड C। नेक्स्ट इज, द मोड ऑफ ट्रांसमिशन विच हैज हाईएस्ट चांस ऑफ इन्फेक्टिंग द HIV टू द पेशेंट इज। मोड ऑफ ट्रांसमिशन कौन सा है जो सबसे ज़्यादा चांसेस रहेंगे HIV इन्फेक्शन होने के? सलाइवा, सेक्सुअल कॉन्टैक्ट, शेयरिंग ऑफ नीडल्स और ब्लड ट्रांसफ्यूजन। तो यहाँ पर ये सभी क्या है? मोड है ट्रांसमिशन के HIV के लिए, बट यहाँ पर हाईएस्ट चांस किसके थ्रू हो सकते हैं? तो हाईएस्ट चांस है HIV ट्रांसमिट होने के ब्लड ट्रांसफ्यूजन के कारण। यदि किसी HIV इन्फेक्टेड पर्सन का ब्लड किसी दूसरे नॉर्मल हेल्दी पर्सन में इन्फ्यूज़ कर दिया, ट्रांसफ्यूज़ किया जाता है तो उसको भी HIV हो सकता है। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा? D, ब्लड ट्रांसफ्यूजन के थ्रू हाईएस्ट चांसेस हो सकते हैं HIV ट्रांसमिट होने के। नेक्स्ट इज, विच ऑफ द फॉलोइंग वैक्सीनेशन इज रूटीनली गिवन टू द नर्सिंग एंड अदर मेडिकल प्रोफेशनल बिफोर दे एंटर हॉस्पिटल प्रैक्टिस। इनमें से कौन सा वैक्सीनेशन है जो रूटीनली दिया जाता है? जो भी लोग मेडिकल प्रोफेशनल हैं या फिर हॉस्पिटल में काम करने वाले लोग हैं उनको हॉस्पिटल प्रैक्टिस के पहले एक वैक्सीनेशन दिया जाता है, वो क्या है? ऑप्शन है पोलियो, DPT, HIV और हेपेटाइटिस B।
तो जो हॉस्पिटल प्रोफेशनल्स, जो मेडिकल प्रोफेशनल होते हैं, चाहे वो नर्सेस हो, डॉक्टर्स हो या फिर अदर पैरामेडिकल वर्कर्स, उनके लिए जो वैक्सीनेशन रूटीनली प्रोवाइड करवाया जाता है वो है हेपेटाइटिस बी वैक्सीनेशन। लास्ट क्वेश्चन, द एपेक्स बीट कैन बी बेस्ट हियर्ड एट। एपेक्स बीट को हम एपिकल पल्स भी कह सकते हैं, तो कहाँ पर सबसे अच्छी सुनाई देगी? थर्ड इंटरकोस्टल स्पेस, फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस, सेवन्थ इंटरकोस्टल स्पेस या फिर सेंटर ऑफ द स्टर्नम। जो अच्छे तरीके से बेस्टली हेयर्ड होगी अपेक्स बीट, वो कहाँ पर होगी? होगी फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस में। सो गाइज, एक क्वेश्चन आपके लिए, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना, नेक्स्ट वीडियो में इसका आंसर आपको बताऊंगी। क्वेश्चन है, अ क्लाइंट विथ डिस्फेजिया एक्सपीरियंस डिफिकल्टी इन। डिस्फेजिया है यहाँ पर, डिस्फेसिया नहीं है, तो यहाँ पर आपको इसका आंसर देना होगा कि यदि किसी क्लाइंट को डिस्फेजिया की कंडीशन है तो उसको क्या प्रॉब्लम हो रही हुई, कॉम्प्रिहेंशन में, वॉकिंग में, राइटिंग में या फिर स्वॉलोइंग में। सो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस, बाय बाय।